कई सारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स को जॉब इंटरव्यू की कॉल्स आ ही नहीं रही। वो रेज्यूमे भेजते हैं 10 कंपनी में, 20 कंपनी में, 30 कंपनी में, मगर रिस्पॉन्स अंडा, ज़ीरो। फिर मन में आने शुरू होते हैं डाउट कि यार जॉब ही नहीं है क्या, या फिर सीए करना, एसीसीए, सीपीए, सीएफए जैसे कोर्सेज को करना, क्या हमने टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसे कई सारे सवाल स्टूडेंट्स मुझसे भी पूछते हैं, मगर रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। और अगर आपको हायरिंग का सिस्टम समझ में आ गया ना, तो इंटरव्यू की कॉल्स अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल तो है, अगर कंपनीज हायर कर रहे हैं तो ये इंटरव्यू की कॉल्स आ क्यों नहीं रहे। आइए समझते हैं। मैं हूँ सीए गौरव सभावाल, ई टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। लेट्स टॉक। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। आज के सिनेरियो में जब भी कंपनी एक फ्रेशर की जॉब ओपनिंग को पोस्ट करती है, उसके लिए उन्हें 500, 1000 या कई बार उससे भी ज़्यादा जॉब एप्लीकेशंस देखने मिलती हैं। अब एचआर के पास रियलिस्टिकली इतना समय नहीं होता कि वो 1000 रेज्यूमेस को मैनुअली रीड करें, और इसलिए कंपनीज जो है एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं एटीएस, यानी कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। अब इस सिस्टम ने कंपनीज को मदद किया है अपने हायरिंग प्रोसेस को फास्टर और स्केलेबल बनाने में। ये सिस्टम रेज्यूमेस को कलेक्ट करता है, रेज्यूमेस का डेटा रीड करता है और कैंडिडेट्स को एक रैंकिंग सिस्टम के तहत रैंक करता है। इसलिए आज एक इंटरेस्टिंग रियलिटी है हायरिंग प्रोसेस में, और वो ये है कि इससे पहले कि आप एचआर को इम्प्रेस करें उस कंपनी के, आपको उस सॉफ्टवेयर यानी कि एटीएस को इम्प्रेस करना बेहद ज़रूरी है। हायरिंग ना एक फ़नल की तरह हो गया है। ऐसा फ़नल जहाँ पर शुरुआत तो होती है 1000 से भी ज़्यादा एप्लीकेंट से, बट वो धीरे 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 करके कम होता जाता है। उस 1000 एप्लीकेशंस को पहले एटीएस जो है रैंकिंग देता है, उसमें से एचआर उसको थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट करता है, फिर वो लोगों को बुलाता है इंटरव्यू के लिए, एंड देन फाइनली उस 1000 में से 10 या 20 यानी कि 1 to 2% कैंडिडेट्स को ही उस जॉब के लिए रखा जाता है। यानी कि अंत में जाके जो फ़नल है ना, ये बहुत नैरो हो जाता है। चलिए हम इस वीडियो के अंदर अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जो हिडन है, छुपी हुई हैं, आपको पता ही नहीं है, और आप क्या सॉल्यूशंस वहाँ पर अपना सकते हैं कि जो 1-2% का सिलेक्शन है उसके अंदर आपका सिलेक्शन आ जाए, या कम से कम इंटरव्यू के लिए हमको बुलाया तो जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से, और वो है एचआर के थ्रू कोई फीडबैक का ना मिलना। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, एटीएस जो है एप्लीकेशंस को रैंक करता है, और क्योंकि एचआर हज़ारों एप्लीकेशंस में से टॉप 30 या टॉप 40 जो रेज्यूमेज होते हैं, केवल उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता 1000 रेज्यूमेज को एनालाइज करने का। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप जानना चाहते हैं कि हमें इंटरव्यू के लिए भी क्यों नहीं बुलाया, आप कॉल करते हैं तो एचआर आपसे बता नहीं पाता, क्योंकि एचआर तक आपका रेज्यूमे पहुंचा ही नहीं था। और अगर हमें फीडबैक नहीं मिलेगा तो हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे अगले इंटरव्यू के लिए। और क्योंकि ये फीडबैक लूप कंप्लीट नहीं होता, आपको फीडबैक नहीं मिलता, आप सोचने लग जाते हैं मैंने गलत क्या किया। इतनी मेहनत करके मैंने सीए, एसीसीए जो भी कोर्स है वो किया, और वो गौरव सर की वीडियो देख करके स्किल्स के ऊपर भी काम कर लिया, बट ये जो एटीएस सॉफ्टवेयर जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये विलन नहीं है। यहाँ पर एचआर के पास सिंपली प्रैक्टिकली समय नहीं है। इंडिया जैसे देश के अंदर इतनी एप्लीकेशंस हर जॉब के ऊपर आती हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है उनको सॉफ्टवेयर यूज़ करना। स्पेशली बड़ी कंपनियों के लिए एक नेसेसिटी, एक मजबूरी सी बन जाती है। हाँ, छोटी कंपनीज में अगर आप अप्लाई करते हैं, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप एचआर से एक्चुअली में बात करके समझ सकें कि आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया तो ऐसा क्यों था, और आप क्या इंप्रूव कर सकते हैं। और ऐसा चांस मिलता है तो उस चांस का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। फटाफट से प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करते हैं, और वो है कीवर्ड्स और रेज्यूमे का फॉर्मेट। देखिए, अभी तक एक बात तो क्लियर हो गई कि आपका जो रेज्यूमे है सबसे पहले एटीएस सॉफ्टवेयर के पास जाता है। तो सबसे पहले आपका रेज्यूमे ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। आपके रेज्यूमे में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो टेबल्स आप बनाते हैं, है ना, ये साल में क्वालिफ़िकेशन करी, ये क्वालिफ़िकेशन का नाम है, ये इंस्टीट्यूट का नाम है, इतने परसेंटेज आए हैं, इस साल में हमने क्लियर किया, ऐसे मल्टीपल कॉलम वाले टेबल्स जो हैं आपको अवॉइड करने चाहिए, या कम कॉलम्स उसके अंदर बनाने चाहिए। आपको अवॉइड करने चाहिए कोई लोगो उसके अंदर डालना, कोई आइकन उसके अंदर डालना, या कोई भी हेवी डिज़ाइन एलिमेंट्स जो हैं आपको उसके अंदर नहीं रखने चाहिए। आपको कोई भी फैंसी जो कैनवा के अंदर 2 पार्ट या 3 पार्ट वाले रिज्यूमे मिलते हैं, आप ऐसी कंपनी में अपना एप्लीकेशन डाल रहे हैं जहाँ एटीएस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, यू शुड अवॉइड दिस काइंड्स ऑफ फैंसी रिज्यूमेस। एंड फाइनली, आपके रिज्यूमे में जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स होने चाहिए
जिसे एटीएस खोजता है, ढूंढता है, वो कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे के अंदर होनी चाहिए। चलिए एक एग्जांपल से ये कीवर्ड्स वाली बात समझ लेते हैं। देखिए 2 कैंडिडेट्स हैं, दोनों ही फ्रेशर हैं। एक कैंडिडेट के रिज्यूमे में स्किल्स के अंदर उसने लिखा है फाइनेंस नॉलेज, अकाउंटिंग, एक्सेल, और इंटर्नशिप के अंदर उसने लिखा हुआ है वर्कड इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब ये जो रिज्यूमे है ना, ये गलत नहीं है, जो उसने किया है, जो सीखा है वही तो लिखा है, बट ये बहुत ही जेनेरिक है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं रिज्यूमे बी का। अब यहाँ पे स्किल्स के अंदर वो व्यक्ति लिख रहा है फाइनेंशियल मॉडलिंग, ब्रैकेट में लिख रहा है एक्सेल, वेरिएंस एनालिसिस, बजट फोरकास्टिंग, एडवांस्ड एक्सेल, और अपनी इंटर्नशिप के अंदर लिख रहा है असिस्टेंस इन वेरिएंस एनालिसिस, बिल्डिंग फाइनेंशियल मॉडल ऑन एक्सेल और सपोर्टिंग बजटिंग प्रोसेस। अब दोनों ही कैंडिडेट्स फ्रेशर हैं, बट गेस करें कि एटीएस किसके रेज्यूमे को हायर रैंक करेगा। ऑब्वियसली रेज्यूमे बी जो है वहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन में दिए गए कीवर्ड से बेटर वो मैच करता है, एंड देयरफॉर उसकी रैंकिंग जो है आपको ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिलेगी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अब यहाँ डिफरेंस दोनों रेज्यूमेज में क्वालिफिकेशन का नहीं हुआ, डिफरेंस प्रेजेंटेशन का हो गया। एटीएस ये नहीं देखता, आपकी इमोशंस नहीं देखता, आपकी मेहनत नहीं देखता कि कितनी मेहनत से बच्चे ने क्वालिफिकेशन करी है तो चलो इसको रैंक कर देते हैं, नहीं। वो देखते हैं कि भाई आपने कितने अच्छे तरीके से जो चीज़ें करी हैं उसको लिखा है, और क्या जो हायरिंग मैनेजर है उसकी रिक्वायरमेंट्स को आपका रिज्यूमे जो है मैच करता है। और सिर्फ जॉब एप्लीकेशंस के नहीं, रियल लाइफ के अंदर भी ये चीज़ होती है ना। अभी व्हाट्सएप के ऊपर हैप्पी होली के, मेरी क्रिसमस के आपको मैसेज फॉरवर्डेड आते हैं। कई बार तो हम उनको ओपन करके डाउनलोड भी नहीं करते और रिप्लाई भी नहीं करते, बट अगर कोई पर्सनलाइज्ड मैसेज आपको भेजता है तो कैसे आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं इसको तो हमको रिप्लाई करना चाहिए, इज़न्ट इट? तो यही प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई करना है, बट वो सोल्यूशंस में बात करते हैं। अभी तीसरी प्रॉब्लम पे आते हैं, और वो प्रॉब्लम है फ्रेशर जॉब के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक अलग तरह की नस्ल लेकर के आती है, और उस नस्ल को कहते हैं कैजुअल एप्लीकेंट्स। ये ऐसे लोग होते हैं जो फ्रेशर्स नहीं होते, जिन्होंने ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रखा होता है। बट ऑब्वियस ही बात है, जब ऐसे लोग फ्रेशर्स के ओपनिंग के अंदर अप्लाई करते हैं तो एटीएस उनको ऑटोमेटिकली हायर रैंक दे देता है, जिसकी वजह से वो एचआर की नज़र में आ जाते हैं, और फिर एचआर उनको इंटरव्यू के लिए फ़ोन करता है। और जब वो फ़ोन करता है तो वो एप्लीकेंट्स फ़ोन उठाते नहीं। ये वो एप्लीकेंट्स होते हैं जो सिर्फ मार्केट चेक कर रहे हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि हमको जो सैलरी मिल रही है क्या दूसरी कंपनी अभी वही सैलरी दे रही है, या फिर आज हम अप्लाई करें तो क्या हमें दूसरी कंपनी में भी जॉब मिल सकती है। वो बस ये चीज़ें टेस्ट करें, और उनको एक्चुअली में जॉब ज्वाइन करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इसके अंदर दोनों पार्टी फ्रस्ट्रेट होती है। एचआर एक तरफ तो बैठ के सोच रहा होता है यार रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट कर लिया, बट कैंडिडेट फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, और फ्रेशर ये सोच रहे होते हैं कि मेरा रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं हुआ। दोनों फ्रस्ट्रेट। ये ना बड़ी इंटरनल प्रॉब्लम होती है जो सिर्फ एक कंपनी का एचआर जानता है, और क्योंकि मेरी बातचीत होती रहती है कई कंपनीज़ के एचआर से, ये इन्फॉर्मेशन शायद आपको सिर्फ इसी वीडियो में देखने मिलेगी। आइए चौथी प्रॉब्लम की बात करते हैं, और वो है हायरिंग मैनेजर का बायस। देखिए जब भी आप किसी कंपनी में किसी ओपनिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो वो ओपनिंग कंपनी के किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर ने क्रिएट करी होती है, और एचआर को बोला होता है आप जाएं और इसके लिए कैंडिडेट्स ढूंढें। इसका मतलब वो जो सॉफ्टवेयर होता है ना एटीएस, वो खुद डिसाइड नहीं करता कि कौन से कीवर्ड्स उसने चूज़ करने हैं, वो ये हायरिंग मैनेजर डिसाइड करता है, और एटीएस सॉफ्टवेयर को कन्फिगर किया जा सकता है, और ये जो हायरिंग मैनेजर है अपने हिसाब से उस सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करता है, और फिर उसके अंदर जो भी एप्लीकेशंस जाती हैं वो उस हायरिंग मैनेजर के डाले गए कीवर्ड्स उसके अंदर रेज्यूमे के अंदर सर्च करता है, उन रेज्यूमेस को रैंक करने के लिए। एक एग्जांपल से समझते हैं भाई, जैसे एक कंपनी प्रायोरिटाइज करती है फाइनेंशियल मॉडलिंग रेज्यूमे में लिखा होना चाहिए, वैल्यूएशन लिखा होना चाहिए, एक्सेल लिखा होना चाहिए। वही दूसरी कंपनी का जो हायरिंग मैनेजर है उसके लिए कीवर्ड्स कुछ अलग ही इंपॉर्टेंट है, उसने लिख दिया है डेटा एनालिटिक्स आना चाहिए, पावर बीआई आना चाहिए। अब देखो कैंडिडेट सेम है, वो दोनों कंपनी में अप्लाई कर रहा है, एक जगह उसका रेज्यूमे जो है वो हाई रैंक कर जाता है और शॉर्टलिस्ट हो जाता है, और दूसरी जगह वो कम रैंक पे आ जाता है। क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो हायरिंग मैनेजर है उसने अलग कीवर्ड्स को टॉप प्रायोरिटी या हायर वेटेज दे रखा है, और इसीलिए आप दो कंपनीज में अप्लाई करते हैं सेम प्रोफाइल के लिए, और सॉफ्टवेयर एक जगह एक्सेप्ट कर रहा है दूसरी जगह रिजेक्ट कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ हायरिंग मैनेजर। इसका भी सोल्यूशन क्या है वो भी आपको बताता हूँ। चलें वन बाय वन सॉल्यूशंस की फटाफट से बात कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस जो सोल्यूशन है वो है रिज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन। देखिए 100% ऑप्टिमाइजेशन आपका मुमकिन कभी नहीं होता है।
किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी कोर्स में कोई कितना भी आपको क्लेम कर ले, 100% आप ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते, बिकॉज़ एज़ आई टोल्ड यू, ये जो सॉफ्टवेयर है ये कस्टमाइज़ किया जा सकता है। तो हर कंपनी का हर हायरिंग मैनेजर इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता है, तो कुछ-कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट मिल सकती हैं। देखिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जेडी यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन आपको जुगाड़ना चाहिए और उसमें दिए गए कीवर्ड्स को आपको इंश्योर करना चाहिए। अगर आपसे रेलेवेंट है तो इसे इंक्लूड करें अपने रिज्यूमे के अंदर, ताकि जब आप अप्लाई करें तो आपका रिज्यूमे का जो रैंकिंग है वो स्लाइटली हाई चले जाए। आप जॉब डिस्क्रिप्शन से अगर कीवर्ड्स को उठाते हैं तो वो कीवर्ड्स के हिसाब से आपका जो रिज्यूमे है उस जॉब के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप 50 अलग-अलग जगह अप्लाई कर रहे हैं तो वो 50 अलग-अलग जगह के आपने जॉब डिस्क्रिप्शन उठाने हैं और हर जॉब के लिए आपने एक डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ आपने अपना रिज्यूमे बनाना है और उसको उस कंपनी के अंदर डालना है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपने क्लियरली मेंशन करने चाहिए। आपके स्किल्स जो हैं वो भी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं करना कि बड़ी सरसरी तौर पे हमने लिख दिया नोज अकाउंटिंग, प्रोफिशिएंसी इन एक्सेल, है ना? इससे रैंकिंग गिर जाएगी आपकी। फॉर्मेट भी आपकी सिंपल होनी चाहिए। बहुत सारे टेबल्स, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको अवॉइड करने चाहिए और हर जॉब के लिए सेम रिज्यूमे डिट्टो कॉपी पेस्ट करके आपको नहीं भेजना चाहिए। एज आई सेड, आपको ये जो रिज्यूमेज हैं इनको कस्टमाइज करना चाहिए एज पर दी जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं और अब ये सॉफ्टवेयर से हट करके बात करूँगा और यहाँ पर है नेटवर्किंग। हर बार स्किल्स के अंदर नेटवर्किंग स्किल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ और वही बात यहाँ पर आ जाती है। कई बार क्या होता है कि आप कंपनी के अंदर किसी को अगर जानते हैं, कोई जान पहचान का है और वो आपकी रेफरेंस दे देता है, तो फिर कई बार आपके रिज्यूमे को ये जो सॉफ्टवेयर है एटीएस, इसके थ्रू नहीं जाना होता, ये डायरेक्टली एचआर के सामने आ जाता है। अब रेफरल से जॉब तो गारंटी नहीं होती, बट आपकी शॉर्टलिस्ट होने की पॉसिबिलिटी सब्सटेंशियली बढ़ जाती है। तो आपको नेटवर्किंग पे खासा ध्यान देना चाहिए। तीसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे और वो है लिंक्डइन के ऊपर आपकी प्रेजेंस। देखिए, आज लिंक्डइन सिर्फ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक टैलेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म बन गया है। कई सारे एचआर जो हैं अपना जॉब ओपनिंग की सोर्सिंग के लिए डायरेक्टली लिंक्डइन पे आते हैं और कैंडिडेट्स को सर्च करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका जो प्रोफाइल है वो क्लियरली शो करता है आपके फाइनेंस स्किल्स, आपकी सर्टिफिकेशंस, कौन से प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि एचआर आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर ले। और इसलिए मैं बार बार काफ़ी समय से कह रहा हूँ और अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप स्पेशल एक वीडियो चाहते हैं लिंक्डइन फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स, तो कमेंट कर दें लिंक्डइन फॉर फाइनेंस। आई एम वेटिंग, जस्ट इनफ कमेंट्स मेरे पास हो जाएं और इस सीरीज़ के ऊपर मेरे को एक सपोर्ट मिल जाए तो फिर मैं उसके ऊपर काम करना शुरू करूं। तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस इन द कमेंट्स। और बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 की, और ये बहुत ज़रूरी है, कोई नहीं बताएगा आपको। ये है प्रूफ ऑफ वर्क। देखिए, फैंसी रेज्यूमे बना देना और उसमें लिख देना कि भाई हमको ये भी आता है वो भी आता है, वो बड़ा आसान है, बट यू शुड बी एबल टू प्रूव दैट ऑल्सो। और ये जो एटीएस सॉफ्टवेयर्स है ना, ये माइंडलेस डम सॉफ्टवेयर्स नहीं है, ये बहुत इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर्स हैं और अब इसके अंदर एआई का भी इस्तेमाल होने लग गया है। यानी कि अगर आप किसी स्किल का मेंशन करते हैं अपने रिज्यूमे के अंदर और वो स्किल के ऊपर आपने रियल लाइफ में क्या काम किया है इसका कोई प्रूफ नहीं देते हैं, तो वो स्किल को इग्नोर कर दिया जाएगा और एटीएस रैंकिंग के अंदर उसको यूज़ नहीं किया जाएगा। बड़ा क्लियर आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि आपने लिख रखा है कि एक्सेल फाइनेंशियल मॉडल्स, इंटर्नशिप्स, केस स्टडीज़, रिसर्च वर्क, बट अगर आप एक्सेल के ऊपर फाइनेंशियल मॉडल बना करके लिंक्डइन पे नहीं दिखा रहे, डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि कौन सी इंटर्नशिप्स आपने कर रखी हैं, तो ये जो आपने कीवर्ड्स डाले हैं ये कीवर्ड्स वेस्ट हो जाएंगे और इनको एटीएस जो है रैंक नहीं करेगा। सो मेक श्योर दैट यू आर रियल विद योर रिज्यूमे। तो स्किल्स सीख लिए हैं, स्किल्स का एप्लीकेशन भी आपके रिज्यूमे में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। चलिए फटाफट से अपनी वीडियो को करते हैं कंक्लूड। देखें, आज का जो जॉब मार्केट है वो अनफेयर नहीं है। यस, कंपटीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब बढ़ चुकी है और जब कंपटीशन ज़्यादा होती है ना, तो कोई भी कंपनी ऐसे कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन करते हैं जो बेस्ट पोजीशन हो, है ना। तो आपको इंश्योर करना है अपनी पोजीशनिंग ठीक करने के लिए रेज्यूमे अच्छा बनाना और नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करना। आप ये दो ही काम अगर ठीक से कर लेंगे ना, तो आपकी शॉर्टलिस्ट होने के चांस किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए सब्सटैंशियली बढ़ जाते हैं। में अक्सर हमारे पास जो स्टूडेंट्स ACCA या CMA USA पढ़ करके जाते हैं, इन दोनों चीज़ों के अंदर हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो इंटरव्यू का रेट है बहुत तेज़ हो जाता है। और अगर नॉर्मली उन्हें 8 या 10 महीने में जॉब मिलने वाली होती है, तो ये सारी चीज़ें करके वो 1, 2 या 3 महीने के अंदर जॉब जो है अपना ढूंढ पाते हैं और मल्टीपल इंटरव्यूज़ में जा पाते हैं। और यही मैं आपसे भी शेयर करना चाहता था।
मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको इंसाइट्स मिली हों, आपको समझ में आया हो कि असल में पर्दे के पीछे हो क्या रहा है, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा रहा, इंटरव्यू के कॉल्स नहीं आ रहे, एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। अगर आपको ऐसी वीडियोस लगातार देखना पसंद है, कुछ वैल्यू ऐड हुई है इस वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपको मिलता हूँ अगली वीडियो।